बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। बहुत अच्छी चर्चा हुई कल। हमारे कई मित्रों ने, सत्तारूढ़ पार्टी के भी, विपक्ष के भी कई मित्रों ने इस चर्चा में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। मैं सभी माननीय भाई बहन सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने उद्योग और वाणिज्य जैसे सब्जेक्ट को, जिसको कई बार हम राजनीतिक लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें उत्साह नहीं दिखाते हैं, उस पर भी उन्होंने गंभीरता से चर्चा की। लगभग 35 माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे, 14 राज्यों के सदस्यों ने विचार रखे। और साधारणतः मेरा पुराना भी काम करने का ढंग रहा है कि सभी को जो विशेष इंडिविजुअल इश्यूज उठाते हैं उसके बारे में हम अलग से पत्र से भी जानकारी अवगत करा देते हैं। इस वर्ष भी जिन जिन के स्पेसिफिक इश्यूज थे उनको मैं बजाय कि मेरा समय एक एक इश्यू के ऊपर जाने के, मैं एक परिप्रेक्ष्य देना चाहूँगा माननीय सदन को आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, कि वास्तव में सोच क्या है, दिशा क्या है और आगे चल के देश किस प्रकार से फिर एक बार सोने की चिड़िया बनेगा, फिर एक बार एक विश्व शक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, जो वास्तव में इस देश की सही जगह है। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये सरकार 2014 में आई थी तब परिस्थितियां गंभीर थी। एक प्रकार से हमें फ्रैजाइल 5 की इकोनॉमी का दर्जा मिल गया था। विदेशी मुद्रा को देखें तो विदेशी मुद्रा में काफी कमजोर स्थिति थी। उस समय की सरकार ने महंगा फिक्स डिपॉजिट, जिसको FCNR-B कहा जाता था, जिसमें फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट रखने पे जो उस समय के ब्याज के दर थे उससे कई ज्यादा अधिक दर देके हमें पैसा लेना पड़ा विदेश से, जिसके कारण थोड़ा रुपया थमा, नहीं तो रुपए बुरी तरीके से लुढ़कते जा रहा था। उस समय भारत के ऊपर विश्वास भी कम हो रहा था विश्व का। भारत के उद्योग जगत में भी एक कॉन्फिडेंस का अभाव था। लोगों को चिंता थी कि हम निवेश करें तो वास्तव में निवेश का हमें लाभ होगा कि नहीं, देश में भी विदेशी निवेश में भी। एक प्रकार से बैंकिंग सेक्टर की हालत के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होते जा रही थी और स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में चाहे वो उद्योग हो, निर्यातक हो, चाहे व्यापार करने वाले हो, छोटे बड़े उद्यमी हो, सभी के मन में शंकाएं थी कि आगे चल के हमारे कारोबार का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में जब ये सरकार देश की जनता के अभूतपूर्व आशीर्वाद के साथ पूर्ण बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई, तब हमारे सामने दो पर्याय थे। एक पर्याय था कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस लाएं, बैंडेड सॉल्यूशन जिसको कहा जाता है, टेम्पररी काम करके उत्साह का माहौल खड़ा कर दें, छोटे मोटी सब्सिडी, छोटे मोटे विशेष योजनाएं लाके लोगों को भ्रम में रखे कि जैसे सब कुछ बहुत ठीक हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का काम करने का ढंग ऐसा नहीं है। वो कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, क्योंकि उनके मन में बहुत पक्का विश्वास है कि शॉर्ट टर्म गेन विल ऑलवेज लीड टू लॉन्ग टर्म पेन। और इसका अगर हमें उदाहरण देखना है तो कई बार पूर्व में ऐसा हुआ है कि छोटे समय के लाभ के लिए हमने कुछ गलत नीतियां की, जिसका बड़े लंबे अरसे तक देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव भी पड़ा और देश को नुकसान भी हुआ। एक उदाहरण देखें तो जब विश्व में एक क्राइसिस आया था 2008-9 के दौरान, उस समय बजाय कि हम देश को मजबूत बनाएं, हमने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ढील देके देश को लगभग 5-6 साल पीछे ढकेल दिया। और ऐसी अवस्था में जब ये सरकार आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे, हम आधारभूत बदलाव करके परिस्थितियों को सुधारेंगे और पूरी तरीके से
उनकी दिशा और उनका जो हम सबको निर्देश था वो था कि देश का, पूरे देश का सामान्य विकास होना चाहिए। विकास सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जो हमारे पूर्वी प्रदेश हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, या हमारे पूर्वोत्तर के प्रदेश हैं, इन सबके साथ जो परिस्थितियां रही हैं वर्षों तक, जिस प्रकार से विकास से वहां पे लोग वंचित रहे, प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि उन इलाकों पे विशेष जोर दिया जाए और पूरे देश का संतुलित विकास हो, सभी देशवासियों को मौका मिले, अवसर मिले, और उसके तहत देश की जो नींव है, देश की जो उद्योग जगत की, व्यापार जगत की नींव है, उस नींव को कैसे मजबूत किया जाए। उन्होंने हमें कुछ मार्गदर्शन दिया, कुछ चीजें एक प्रकार से प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट के रूप में हम सबको समय समय पे सिखाया। और मैं आज सदन के समक्ष आपके माध्यम से और सभी माननीय मित्रों को बताना चाहूंगा कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लंबे अरसे तक भारत तेज गति से बढ़े, भारत एक विश्व शक्ति बने, उसके लिए कुछ मूल सिद्धांत क्या तय किए। और वैसे तो मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई मैनेजमेंट स्कूल में या कोई ऐसी हमारी सबकी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, या इतने सारे विद्वान सदस्य बैठे हैं, लेकिन शायद ही हम में से किसी ने इतने अच्छी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का, उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने का प्लान बनाया हो, जिसमें अधिक बल दिया गया कि रूट कॉज एनालिसिस हो, गहराई में जाए, समस्या की जड़ में जाके उसका रीजन क्या है, क्या चीज है, क्या चीज लोगों को पीछे धकेल रही है, क्या चीज उत्साह को कम कर रही है। तो एक रूट कॉज एनालिसिस करके आगे के लिए रास्ता बनाया जाए। सबका साथ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का हर एक विषय में, और आज से नहीं शायद 25-30 सालों से, चाहे वो पार्टी के नेता रहे हो या सरकार के नेता पिछले 20 साल में लगातार, और पहले ऐसे नेता जो गुजरात और केंद्र को जोड़े तो लगातार 20 साल तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के मुखिया के रूप में जिन्होंने काम किया, उन्होंने लगातार सबका साथ के ऊपर जोर दिया। ऑल स्टेक होल्डर्स आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, और सब मिल के प्रयास करेंगे, सब मिल के देश को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ एक निर्णायक नेतृत्व। माननीय अध्यक्ष जी, आप तो जानते हैं, और आप तो ऐसे आसन पे बैठे हैं कि जहां निर्णायक नेतृत्व आप हमें भी सदन में दे रहे हैं। जो एक कई वर्षों से देश में अभाव था कि नेतृत्व के फैसलों के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं आता। ऐसे भी किस्से हुए कि सरकार कुछ फैसला करे तो कोई और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसको खारिज कर दे, प्रेस के सामने फाड़ फूड़ के उसकी धज्जियां उड़ा दे। इस प्रकार की सरकार नहीं, एक निर्णायक सरकार, एक निर्णायक नेतृत्व जो ओन अप करे, जो निर्णय ले और फिर उसको ओन अप करे और उसके क्रियान्वयन के ऊपर फिर बड़ी अच्छी निगरानी रखे, मॉनिटरिंग करे, इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दे के इम्प्लीमेंटेशन एक एक विषय का हो रहा है कि शायद ही पहली बार मैंने अनुभव किया कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो तक को लेके एक एक विषय के ऊपर गहराई से, एक एक विषय की गहराई पे जाके उसके ऊपर चिंता करे कि वो इम्प्लीमेंट हो। साथ ही साथ आउटकम ओरिएंटेड गवर्नमेंट, कि जो भी काम हो उसका आगे चल के देश को क्या लाभ होगा, लंबे अरसे तक क्या लाभ होगा, कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाए। और उसका तो हम सभी ने हाल में ही परिणाम देखा, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर एक बार, दूसरी बार इतनी भारी बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। तो रूल ऑफ लॉ को प्राथमिकता देना, पारदर्शी व्यवस्थाएं, ये कोई कमजोर स्थिति नहीं है कि भाई मैं तो केंद्र से काम करता हूं पर जनता तक, गरीब तक पहुंचते हुए 15 पैसे रह जाते हैं रुपए में से।
बाकी सब दलाल बिचौले भ्रष्टाचार में चला जाए। इन्होंने सुनिश्चित किया कि हम पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाएं, टेक्नोलॉजी के साधन को बड़े रूप में इस्तेमाल करें और उसी के कारण चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, जैम ट्रिनिटी हो, जनधन, आधार और मोबाइल, अलग अलग तरीके से पारदर्शी व्यवस्थाओं से आज देश में लोगों को विश्वास है कि बिना भेदभाव के हर स्कीम, हर योजना का लाभ देश में हर एक को मिलता है। इसी प्रकार से उन्होंने प्रायोरिटाइज किया किन चीजों पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं उसका एक छोटा उदाहरण लूं, क्योंकि मैं बिजली मंत्री के रूप में मुझे प्रधानमंत्री जी ने सेवा करने का मौका दिया 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने निश्चय किया कि जब तक बिजली देश भर में हर घर तक, हर गांव तक, हर खेत तक नहीं पहुंचेगी, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। जब तक हमारी माता बहनों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिले, चाहे वो कुकिंग गैस हो, चाहे आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो एक अच्छा इज्जत घर शौचालय मिले, ये लगता है सामान्य चीज है, पर आज देश की मां बहनों को जो इज्जत मिली है इससे, ये मैं इसलिए परिप्रेक्ष्य रख रहा हूं अध्यक्ष जी, क्योंकि ये प्रायोरिटी में ये विषय लेने से देश का मनोबल बढ़ा और उसका प्रभाव हमें उद्योग क्षेत्र में भी, वाणिज्य के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनोवेटिव फाइनेंसिंग कोई ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, इनोवेशन लाए फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स में भी, और हर एक चीज के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराएं, अकाउंटेबिलिटी पे बल दें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये विषय सामने रखते हुए उद्योग मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय ने अपने आगे के पूरे काम को आगे बढ़ाया और प्रोसेसेस को री इंजीनियर करना, हमारे काम को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक लेके जाना, नए रोजगार के अवसर प्रदान करना, बनाना और भारत के उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में खरा उतरने के लिए मजबूत चौड़े शोल्डर्स देना, चौड़े 56 इंच की छाती को लेके एक प्रकार से देश को तैयार किया कि कैसे देश में उद्योग जगत विश्व के साथ कंपीट कर सके। आज उद्योग जगत सब्सिडी के आधार पे और कमजोर स्थिति में नहीं विश्व में जाते हैं, एक मजबूती से विश्व में कंपटीशन में खड़ा होते हैं। मैं समझता हूं कि कल ही आप सबने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहली बार भारत के इतिहास में $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए 21 मार्च तक निर्यात के रूप में भारत से विश्व भर में सामान गया। और ये तो सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, अब सर्विस एक्सपोर्ट का फिगर आना बाकी है। तो जैसे वो पिक्चर में था ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, तो अब सर्विसेज एक्सपोर्ट का भी फिगर आने वाला है। साथ ही साथ इसमें अगर विशेषकर ध्यान दें तो $50 बिलियन यानी लगभग 3,75,000 करोड़ ऐतिहासिक निर्यात हमारे अन्नदाताओं ने किया, फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हुआ। ये भी कुछ माननीय सदस्यों ने विषय उठाया। आज रितेश जी को भी उत्साह आ रहा है कि शायद वो भी उठाएं। आज इनको ज्ञान आ रहा है, उत्साह नहीं आ रहा, ज्ञान है। मैडम ने उठाया। वैसे एक सदस्य ने माननीय अध्यक्ष जी कल भी उठाया था, पर हमारा विभाग ऐसा कमजोर काम नहीं करता है। मैं सभी सदन को बताना चाहूंगा, हर प्रोडक्ट का सर हमारे पास वॉल्यूम और वैल्यू एनालिसिस रहता है। मैं भी समझता हूं कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी है, तो जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है स्वाभाविक रूप से उसमें महंगाई का प्रभाव पड़ेगा ही। जैसे आज देश में पड़ रहे हैं, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिस प्रकार से आसमान छू रहे हैं, उसमें स्वाभाविक है कि एक्सपोर्ट में भी प्रभाव पड़ेगा। जरूर कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, जेम एंड ज्वेलरी है जिसमें वॉल्यूम भी बढ़ा तो है ही, साथ साथ में वैल्यू एक्सेप्शनली ज्यादा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है। अब ये अलग बात है कि कई माननीय सदस्य इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। कई माननीय सदस्य समझते नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव महंगाई पर देश में भी पड़ता है। पर अधिकांश प्रोडक्ट्स, और वो माननीय सदस्य को मैं दे भी सकता हूं, अधिकांश प्रोडक्ट में वॉल्यूम में भी भारी वृद्धि हुई है
और वैल्यू में भी भारी वृद्धि हुई। और आप प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट, चाहे वो कल कैशू के ऊपर बहुत, काजू के ऊपर बहुत चर्चा हुई, चाहे वो सीरियल प्रेपरेशंस हो, गाड़ियां, मोटर व्हीकल्स में 50% वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में वृद्धि हुई। मीट में वृद्धि हुई है, चावल में 40% से अधिक वृद्धि, वैल्यू वॉल्यूम दोनों में। कारपेट्स जो हमारे बुनकर बनाते हैं, हमारे कलाकार, हमारे जो हैंडलूम सेक्टर के लोग हैं, वो हैंडमेड कारपेट्स में लगभग 25% वृद्धि हुई है वैल्यू में और 30% वॉल्यूम में, जो सीधा फारूक साहब कश्मीर को लाभ देते हैं। प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड जूसेस में 12 से 15% की वृद्धि वैल्यू वॉल्यूम दोनों में हुई। पल्सेस, उसमें वृद्धि 25% के करीब हुई। फ्रेश फ्रूट्स, इलेक्ट्रोड्स, एसेंशियल ऑयल्स, लेदर, मैं एक एक चीज पढ़ते जा सकता हूं, पर वृद्धि सही माने में नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। वृद्धि सही माने में देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा अहम भूमिका निभा रही है, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे सूक्ष्म लघु या मध्यम वर्ग के एमएसएमई सेक्टर के हमारे मेहनती उद्यमी हो, चाहे हमारा स्टार्टअप सेक्टर हो जो तेज गति से विश्व में अपनी छाप बना रहे, चाहे वो हमारे बड़े उद्योग हो जो एक प्रकार से देश का ब्रांड, देश की क्षमता को पूरे विश्व में पहचान दिला रहे। हर क्षेत्र में वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के जो इन्फ्लेशन से प्रभावित है, अच्छी वृद्धि हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष एक और खुशखबरी दी और ये उनकी सोच का एक और पहचान है। वर्षों से हम भी इस सदन में चर्चा करते आए हैं कि सरकारी खरीद को कैसे ईमानदार बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। सरकारें शायद सभी ने कभी ना कभी राज्य या केंद्र में चलाई हैं, सबने अनुभव किया है कि सरकारी खरीद में किस प्रकार से बेईमानियां होती थी, किस प्रकार से एक राज्य कोई सामान खरीदे 2000 रुपए का तो दूसरा राज्य उसको 5000 रुपए का खरीदे। इन सबको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 5, 6, 7 साल पहले ये सोच रखी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक गवर्नमेंट का पोर्टल जो सरकारी खरीद में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएसयूज सभी उसका लाभ ले सके, जिसमें जो चीज खरीदनी है वो सब लिस्टेड है। जो चीज आप खरीदते हो उसके दाम पब्लिक में चले जाते हैं कि भाई आज एक राज्य ने इस दाम पे खरीदा, कल दूसरे राज्य ने दूसरे दाम पे खरीदा। तो हमारे देश में तो मीडिया बड़ी सतर्क रहती है, तो वो देखते रहते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो एक प्रकार से जनता के बीच जानकारियां देने से जनता और मीडिया हमारी निगरानी रखे, ये जेम के पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिल गया सबको, स्पीड भी हो गया। कहाँ टेंडर्स महीनों तक लटकते पटकते रहते थे, कहाँ डिसीजन मेकिंग में कभी अधिकारी कभी मंत्री हिचकते थे, सब पारदर्शी कर दिया ई जेम पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह देश को एक खुशखबरी दी कि कल दोपहर को 2 बजे जेम पोर्टल, अकेले एक पोर्टल पे 1 लाख करोड़ की खरीद सरकारी व्यवस्थाओं ने जेम पोर्टल के माध्यम से, और तेजी से इसमें वृद्धि होते जा रही है। पिछले 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ हुआ था, इस वर्ष अकेले 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। और मैं तो सभी को आमंत्रण करूंगा कि आप अपनी अपनी राज्य सरकारें, अपनी अपनी पंचायत या लोकल बॉडीज को भी कहें कि जेम से खरीदें। और इसकी ताकत कैसे बनती है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भाई समझो एक सरकार कपड़े, यूनिफॉर्म खरीदती है अपने पुलिस के लिए और वो 5 लाख यूनिफॉर्म खरीदती है तो एक दाम मिलेगा। पर अगर सभी सरकारें और केंद्र की सब फोर्सेस की यूनिफॉर्म उस पर आ जाएगी तो देखिए कितना बड़ा मार्केट हो जाएगा, कितना इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सकता है, और उससे कीमतें भी कम होगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और इसका मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा, पर पूरे सदन को याद होगा
एलईडी बल्ब इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है जहां पे हमने विश्व को टक्कर दी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाके गुणवत्ता भी सुधारी। और आज देश में ये हालत है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि जो पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब है, जिसको शायद लट्टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लट्टू, प्रधानमंत्री जी ने कहा था लट्टू बहुत ज्यादा बिजली खपत करते हैं, हमें एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस करना है, जनता के बिजली के बिलों को कम करना है। उन्होंने जब एलईडी प्रमोट किया तो एलईडी के दाम लगभग 85-90% कम हो गए, क्योंकि स्केल ऑफ परचेज इतना बढ़ गया। और आज ये परिस्थिति हुई सर कि 2-3 सालों में आज अगर हमें कोई पुराना बल्ब ढूंढने जाना पड़े या किसी को घर में लगाना हो तो एंटीक स्टोर में जाना पड़ेगा, एंटीक स्टोर में मिलेगा वो पुराना बल्ब, सामान्य दुकान में तो एलईडी बिकता है। ऐसे ही जेम व्यवस्था सभी को एक मौका देती है पारदर्शी व्यवस्था का और खर्चा कम करने का, और वो खर्चे से हम शायद और गरीबों की सेवा कर पाए। और मैं सभी राज्य सरकारों को भी अनुरोध करूंगा कि इसका वो लाभ लें। सर, स्टार्टअप इंडिया, ये कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से लगभग 6 साल पहले 16 जनवरी 2016 को ये स्टार्टअप इंडिया की स्कीम देश के समक्ष रखी थी। तब थोड़ी आलोचना भी हुई थी, साधारणतः लोगों को लगता था कि ये सिर्फ नाम के लिए एक स्कीम शुरू हो रही है या स्लोगन है, कई लोग आलोचना भी करते थे। लेकिन आज पूरे विश्व में भारत की पहचान बने हैं हमारे स्टार्टअप के युवा युवती, जो पूरी कड़ी मेहनत से, नए नए आइडियाज से, टेक्नोलॉजी का साधन इस्तेमाल करके आज विश्व में 3री नंबर पे भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए। हमारे विभाग अकेले में 65,000 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। उसके अलावा लाखों होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, और 90 से अधिक उन स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न बन गए, यानी $1 बिलियन, 7,500 करोड़ से अधिक जिनकी वैल्यूएशन है, ऐसे 90 स्टार्टअप्स भारत के हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, कोविड काल में भी हमारे युवा युवतियों की क्षमता देखिए, उनकी ताकत देखिए, उनकी सोच कितनी बड़ी है कि उन्होंने कोविड काल में 40 से अधिक स्टार्टअप पिछले वर्ष में, जबकि पूरे देश में इतनी समस्याएं थी, 40 से अधिक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने पिछले 12 महीने में 2021 के। अध्यक्ष जी, वर्षों से चर्चा होती थी कि भारत का उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्केल का क्यों नहीं है, हम छोटे क्यों रह गए। मुझे अभी टेक्सटाइल का भी विभाग देखने का, सेवा करने का मौका माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कई बार इस सदन में भी चर्चा हुई है कि हमारा टेक्सटाइल का निर्यात का शेयर बढ़ क्यों नहीं रहा है। ये अलग बात है कि हम गलत उदाहरण लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश लेस डेवलप कंट्री होने के नाते उसको जीरो ड्यूटी एक्सेस है कई मार्केट्स में, जो भारत को नहीं है। उसके लिए हम अलग अलग देशों से अब चर्चा कर रहे हैं, और दोनों तरफ एक माननीय सदस्य ने कहा कि एफटीए में ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है। मैंने कई बार कहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम देखते हैं हमें लाभ मिले, लेकिन साथ ही साथ कुछ वस्तु होती है जहां हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं होता है, या कंपेरेबल देखें तो विदेश से लाना भी अच्छा हो सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत कोई देश के दरवाजे बंद करने का स्कीम नहीं है। आत्मनिर्भर भारत है कि जो सामान्य वस्तुएं भारत में अच्छी बन सकती है वो भारत में ही बने, उसको बल दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत की साख ऐसी बनाएं कि हम मजबूती से कम्पीट कर सके दुनिया में, कॉन्फिडेंस से जाए विदेश में, भारत का नाम लेके, भारत का तिरंगा लेके, और अपना सामान विश्व भर में पहुंचाए। लेकिन हमें स्केल का लाभ कई सेक्टर्स में नहीं मिला। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां हम छोटे रह गए। जिन सेक्टर्स में बढ़त हुई उसमें अच्छी बढ़त हुई, जैसे स्टील है। आज स्टील में हम कंपेटिटिव है, पूरी दुनिया में हमारा स्टील जाता है।
लेकिन कुछ स्पेशलिटी स्टील्स हैं जिसमें भारत में रिक्वायरमेंट भी रिलेटिवली कम थी, तो हमने स्केल नहीं प्राप्त किया। ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की ग्रोथ हमने वर्षों तक कभी चिंता नहीं की जब तक ये सरकार आई, जिसके कारण लाखों करोड़ का सामान सिर्फ विदेश से आता रहा। प्रधानमंत्री जी ने विशेष चिंता की कि मोबाइल भी भारत में बने, और मैं शायद परसों ही पढ़ रहा था एप्पल जैसी कंपनी 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भारत से कर रही है। यह ताकत आज भारत की बनी है। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज पूरे इंडस्ट्री ने इस बार अनुभव किया। सरकार ने तेज गति से इसकी पूरी स्टडी करी और 76,000 करोड़ 76,000 करोड़ अकेले सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में लाने के लिए एक स्कीम देश के समक्ष रखी, सेमीकॉन स्कीम। इसी के साथ साथ 14 क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जो लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें फूड प्रोसेसिंग है, जिसमें ऑटो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो फैब्रिक टेक्निकल टेक्सटाइल्स या मैनमेड फाइबर्स। दुनिया तो आगे चली गई पर भारत का शेयर 2-3% ही रह गया। ऐसे प्रोडक्ट्स, बैटरीज हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहें, और आपने देखा होगा आज के पेपर में मैं पढ़ रहा था कि इस वर्ष शायद 4 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकने जा रही है, और उसका ग्राफ एकदम ऐसे तेजी से चढ़ते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें बैटरी लगेगी, और शायद हमारे एक माननीय सदस्य तो बैटरी की काफी जानकारी भी रखते हैं, पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी विशेष चीज है जिसमें अगर आज भारत ने अग्रसर कदम नहीं उठाए, तेज कदम, फिर वो भी हम विदेश पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसे सोच समझ के और सभी इंडस्ट्री के साथ सलाह मशुरा करके 14 क्षेत्र सेमीकंडक्टर के अलावा 14 और क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय लगभग 2 लाख करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में देने का निर्णय लिया। और आज जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है वो दर्शाता है कि अब भारत बड़े स्केल पे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए काम करने जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भारत में सामान बनाएंगी। टेक्नोलॉजी भी अच्छी आएगी, स्केल बड़ा बनेगा तो हम अच्छे भारत का ब्रांड बना पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि कुछ लोगों ने गलतफहमी फैलाने की कोशिश की, पूछा भी गया कि एमएसएमई के लिए विशेष क्यों इसमें रिजर्वेशन नहीं है, बड़ी कंपनियों के लिए क्यों? उसी की बात कर रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष जी, एमएसएमई जो क्षेत्र है वो ऑलवेज जब बड़ी कंपनी आती है तो उसके इर्द गिर्द एक एंसिलरी और एक इकोसिस्टम के रूप में लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ पीएलआई स्कीम कहते हैं। तो अगर एक बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरर आता है, बड़े स्केल पे बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और भारत में एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, भारत में सामान को सस्ता भी रख पाएगा। लेकिन उसके इर्द गिर्द कई सारी फैक्ट्रियां लगेंगी जो उसके अलग अलग कंपोनेंट सप्लाई करेगी। स्वाभाविक रूप से एमएसएमई को बल मिलेगा। लेकिन अगर हम वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का स्केल ही छोटा रखें तो हम ना कंपीट कर पाएंगे विश्व बाजार में। भारत का सामान भी महंगा होगा तो हमारे लोगों को, कंज्यूमर्स को भी महंगा देना पड़ेगा। तो ये एक पार्टनरशिप है, बड़ा उद्योग छोटा उद्योग मिलकर जब काम करते हैं तभी देश आगे प्रगति करते हैं, तभी देश में तेज गति से विकास होता है। सर, हमने इसी प्रकार से कंप्लायंस बर्डन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत सारे कदम उठाए, और पूरा देश और विश्व जानते हैं कि गत 5-7 सालों में जिस प्रकार से भारत की रैंकिंग सुधरी है, कहाँ 140 से ऊपर रैंक पे होते थे, आज 60s के रैंक पे आ गए। और अगर कोई एक हमारा पड़ोसी देश गड़बड़ नहीं करता तो शायद अगली रैंकिंग में हम 50 के नीचे आ जाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके लिए हमने कई सारे कानून को डिक्रिमिनलाइज किया, कई सारे कानून जिसमें
अनाप शनाप तकलीफ दी जाती थी, खासतौर पे एमएसएमई सेक्टर को, उसके ऊपर कार्रवाई की कि उसको डिक्रिमिनलाइज करके उद्योग को एक विश्वास मिले, उद्योग को कॉन्फिडेंस दे कि भारत में जो काम कर रहे हैं हम उस पर विश्वास करते हैं। और ये सिलसिला पहले दिन से चला। आपको ज्ञात होगा माननीय अध्यक्ष जी कि सबसे पहले ही महीने 2 महीने में हमने निर्णय लिया कि हर एक चीज को नोटरी के पास जाके क्यों स्टैम्प कराना पड़े, सेल्फ सर्टिफाई करें। हमें विश्वास है भारत के हर नागरिक पे, ऐसे ही हमें विश्वास है भारत के हर उद्योग के ऊपर। और इसीलिए ये तय किया गया कि डिक्रिमिनलाइज किया जाए, जहां लॉस को कर सकते हैं, जहां कंप्लायंस बर्डन कम कर सकते हैं वो किया जाए। उसके लिए एक नेशनल सिंगल विंडो तैयार की गई है और सभी राज्य, कई राज्य तो जुड़ गए, बाकी राज्यों को भी मैं आप सबके माध्यम से भी मैसेज देना चाहूंगा कि वो भी इसमें जुड़े, जिससे एक उद्यमी जब कुछ काम करना चाहे एक नेशनल सिंगल विंडो पे आ जाए और सभी प्रकार की अप्रूवल्स बड़े सरल तरीके से, तेज गति से उनको साधारण रूप से कम समय में मान्यता हर प्रकार की मिल जाए। इसी तरीके से कुछ माननीय सदस्यों ने बात की आईपीआर रेजिम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। हमने जिस प्रकार से गत वर्षों में आईपीआर की हमारे पूरे इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया है, उसमें एक विशेष निर्णय ये लिया कि जो हमारे एमएसएमई है, जो स्टार्टअप्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सरकारी हो या निजी क्षेत्र में हो, हमारी महिलाओं को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सबको भारी छूट दी। पेटेंट रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट सब में लगभग 80% तक छूट दी, यानी 20% रिचार्ज लगेगा। और इन सब स्टेप से माननीय अध्यक्ष जी 90 और पूरी चीज को ऑनलाइन भी कर दिया। आपको जान के खुशी होगी 95%, 95% आज पेटेंट और ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस ऑनलाइन आती है, टोटली ऑनलाइन। किसी को धक्के नहीं खाने पड़ते कि ऑफिस में जाओ और अलग अलग प्रकार की तकलीफें। ये स्थिति आज से 8 साल पहले 25% थी, आज वो 95% हो गई। इस डिजिटाइजेशन के माध्यम से किसी को आईपी ऑफिस नहीं जाना है। आज के बाद अगर कोई सवाल जवाब भी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी हमने कोविड में सीख लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सवाल जवाब हो सकता, तो किसको कोई धक्के नहीं खाने पड़े। आप सबको जान के खुशी होगी कि लगभग 1940 से 2015 तक कितने हो गए, 75 वर्ष, 1940 से 2015 तक 11 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे ट्रेडमार्क में। गत 5 वर्षों में 14 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 साल। पेटेंट्स में भी 2013-14 में 4227 पेटेंट्स ग्रांट हुए थे। पिछले वर्ष 2021 में कोविड के बावजूद हमने 28,390 पेटेंट्स किए, 60 गुना ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। आज लगभग 5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को 2000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आईपीआर के बारे में भी सिखाने के लिए काम किया गया, जिसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जिसका अच्छा उत्साह युवा युवतियों में देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं कि जो एक वर्षों से समस्या थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की, उस समस्या के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से उनकी चिंता थी कि कैसे प्लानिंग होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी एक जगह रेलवे लाइन लगी तो पूरे पोर्ट तक नहीं गई, कभी कोई रोड हाईवे बना तो आखिरी लास्ट माइल तक कनेक्ट नहीं हुआ, कोई हाईवे 6 लेन का बनता था, बीच में किधर 3 लेन का हो जाता था, बॉटलनेक बन जाता था। इस प्रकार से प्रोजेक्ट्स भी डिले हो रहे हैं, टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन, एक इनएफिशिएंट सिस्टम चलते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कल्पना हम सबके समक्ष रखी, जिसको हाल में दुर्गाष्टमी के दिन और
अच्छा संजोग है कि दुर्गाष्टमी के दिन ये किया गया और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के सांसद भी इस बात से खुश होने चाहिए कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान की योजना का लॉन्च पिछले वर्ष दुर्गाष्टमी के दिन जब किया गया और जब देश के समक्ष उस कल्पना को रखा गया तो जो उत्साह आज राज्य सरकारों के अधिकारियों को भी जब हम बताते हैं, निजी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बताते हैं, तो आंख चौंधिया जाती है कि ऐसा भी भारत में हो सकता है। और मैं 2-3 मिनट में थोड़ा उसका कल्पना देता हूं। हम पहले प्लानिंग जो करते थे और हमारी बहन महाराष्ट्र से यहाँ हैं, उनको भी ध्यान होगा, JNPT पोर्ट बना। JNPT पोर्ट देश का एक बड़ा विशाल पोर्ट है, महत्वपूर्ण पोर्ट है, लेकिन उसकी आखिरी जो 10-12 किलोमीटर थी वो दशकों तक टूटी फूटी बनी रही, कभी उसको खत्म ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो हाईवे की कल्पना हुई थी वो उसके बाजू तक जाती थी, पोर्ट को नहीं कनेक्ट करती। कई बार हम ये रोते हैं कि सड़क बनी, नई सड़क बढ़िया, थोड़े दिन बाद उसको खोद दिया। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक वायर डालनी है नीचे, कोई पानी की पाइप डालनी है, कोई IT का ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी लानी है, कोई सैनिटेशन का ड्रेन डालना है। नई सड़क 3-3 बार खुदती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल्पना की, जियो स्पेशल मैपिंग का इस्तेमाल, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी को इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे इस्तेमाल करना और जोड़ना, वो काम उन्होंने किया, जिससे देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी जानकारियां हैं, उसके अलग अलग मैप्स बनाए गए, जिसको PM गति शक्ति में लेयर्स ऑफ डेटा बोलते हैं। ऐसे आज 400 से अधिक लेयर्स ऑफ डेटा है। एक है कि देश में कहां वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, एक है देश में कहां हाईवेज जा रहे हैं, कहां रेल रोड जा रही है, नदियां कहां हैं, कहां एनवायरनमेंट की वजह से फॉरेस्ट के रिस्ट्रिक्शंस हैं। अलग अलग सूचनाएं देश की अलग अलग मैप्स के माध्यम से तैयार की गई। ऐसे 400 से अधिक मैप है और हर हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 मैप ऐड होते जा रहे हैं। और ये सब मैप्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे की जानकारी निकाल सकते हैं। अब इसका लाभ देखिए कैसे है, बड़ा लॉजिकल है। एक रेलवे की नई पटरी लगनी है। अब रेलवे की पटरी की प्लानिंग होती है, दफ्तर में अच्छा प्लान बन जाता है, फिर 2-2.5 साल तक उसकी सर्वे होती है कि भाई रास्ते में कोई अड़चन तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। सर्वे के समय हमने देखा है कई बार अलग अलग इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं। और हाल में ही अभी कुछ चर्चा हो रही थी, मैं टीवी पे ही देख रहा था कि, और आज सुबह भी शायद अभी एक मित्र ने वो विषय उठाया कि एक राज्य में रेलवे की कोई प्लान जो बनी है, उसमें उनके राजनीतिक मित्रों के लिए प्लान को भी डाइवर्ट किया गया। अभी शायद उसके बारे में चर्चा आज सुबह भी हो रही थी। जो भी है उस लाइन के बारे में था, ये भी पेपर में आज मैं पढ़ रहा था कि कुछ मित्रों को एकोमोडेट करने के लिए उसकी लाइन चेंज कर दी गई। इन सब चीजों से बचने के लिए अब जब PM गति शक्ति में रेलवे का प्रोजेक्ट डाला जाएगा तो बता देगा कि रास्ते में कोई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी तो नहीं आती है, रास्ते में कोई फॉरेस्ट तो नहीं आता है। अगर कोई नदी है तो भाई नदी की चौड़ाई कितनी है इस रेलवे लाइन की जो जहां जा रही है। थोड़ा सा अलाइनमेंट शिफ्ट कर दो तो शायद 1 किलोमीटर के ब्रिज के बदले 200 मीटर से काम चल जाए। थोड़ा अलाइनमेंट चेंज कर दो तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या एनवायरमेंट फॉरेस्ट को आप बचा सकते हो, जिससे सालों साल आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। फिर जब प्रोजेक्ट प्लान हो जाए, उसकी इंप्लीमेंटेशन उसके माध्यम से मॉनिटर हो सकती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या क्या प्रोजेक्ट में गति है, वो गति हम सबको देखने को मिलेगी। उस गति पे निगरानी भी होगी और कार्रवाई भी होगी, कोई काम अच्छा नहीं करेगा। ऐसे करके प्रोजेक्ट्स टाइम पे बनेंगे, निर्धारित राशि में बनेंगे और देश की जो वर्षों तक
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे और उसी के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो आज 100 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स सरकार ने देश के समक्ष रखे हैं, ये प्रोजेक्ट्स इस पीएम गति शक्ति के माध्यम से तेज गति से लगे, इसका काम किया जा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स जनता के लाभ, जनता के काम में आ सके। ज्यादा हो गया भाई, अब कितना परेशान हो रहे हो। कुछ मान्य सदस्यों ने अगर आपको बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं समझता हूं जब एक मौका मिलता है तो हम सब ने भी देश की जो सही माने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा उदाहरण है। कल ही माननीय किरण रिजिजू ने नॉर्थ ईस्ट के सभी माननीय सांसदों के साथ मेरी बैठक रखी थी जिसमें मैंने वैसे तो इसकी जानकारी कई दिनों से केरल में भी हम दे रहे हैं, सभी जगह दे रहे हैं। हमने माननीय अध्यक्ष जी इंडस्ट्री को बुलाया, टायर इंडस्ट्री को। हमने कहा भाई आपको ही रबर लगता है, हमारे किसान ज्यादा रबर उत्पादन करें, इससे आपकी इंडस्ट्री को भी लाभ होगा, लाखों किसानों को भी लाभ होगा, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी सुधरेगी तो देश का भी नाम बढ़ेगा, शान बढ़ेगी। तो हमने इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया बिना सरकार का 1 रुपया लगे कि वो 1100 करोड़ रुपए लगाएंगे टायर इंडस्ट्री भारत की। और मैं धन्यवाद करूंगा कि जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो भारत का उद्योग जगत पूरी ताकत के साथ देश के साथ और सरकार के साथ खड़ा होता है। 1100 करोड़ वो खुद लगाएंगे जिससे 2 लाख हेक्टेयर, अध्यक्ष जी छोटा नहीं है, 2 लाख हेक्टेयर में अब रबर प्लांटेशन निजी निवेश से बना पाएंगे। वो 60 साल तक इसको सपोर्ट करेंगे और फिर इसका जो रबर बनेगा उसको पारदर्शी तरीके से ऑक्शन के माध्यम से जैसा आज बेचते हैं, हमारे रबर प्लांटेशन चलाने वाले छोटे बड़े सभी कारोबारी या किसान उसको बेच के फिर तो वर्षों दशकों तक उनकी कमाई सुनिश्चित होगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये नई सोच ये सरकार देश के समक्ष लाती है। एक मान्य सदस्य ने बड़ा अजीबोगरीब बात की, जो आप मेरे ऊपर आलोचना कर रहे हैं कि मैं ज्यादा परिपेक्ष दे रहा हूं और आपके छोटे सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, तो मैं आपको लिखित भेज दूंगा, चिंता मत करिए। और जिन्होंने भी रेलवे वगैरह में इतनी सारी डिबेट्स हुई हैं, जो प्रश्न उठाए, सबको पत्र मिला है जवाब के साथ। एक मान्य सदस्य ने कहा कि बड़े रेट्स हो रहे हैं देश में और उसके कारण भारत का उद्योग निवेश नहीं कर रहे देश में। मैं तो बड़ा हैरान हो गया। रेट का और इन्वेस्टमेंट का संबंध मुझे तो नहीं समझ में आता। हाँ, अगर कोई चोरी करे तो ये सीना चोरी नहीं हो सकती है कि हम राजनीतिज्ञ हैं या हम बड़े उद्योग के हैं तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा कोई देश में प्रावधान है क्या? कोई कानून है क्या ऐसा कि राजनीतिक हो तो आपके गलत काम के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, आप बड़े उद्योगपति हो तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जो गलत काम करेगा वो सजा भुगतेगा उसकी। और इस देश ने इसीलिए प्रधानमंत्री जी को इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, इतनी लोकप्रियता दी है क्योंकि उनको पहली बार एक प्रधानमंत्री दिखता है जो बिना भेदभाव के बड़े से बड़े व्यक्ति को अगर वो गलत काम करे उस पर कार्रवाई भी करने को तैयार है और पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराने को तैयार है। इसी प्रकार से एक कहा गया कि बड़े बड़े अमीर लोग, हाई क्लास पीपल प्रिफर टू पुट 1 foot आउटसाइड, thus making them NRI। अब हम तो सोचते हैं पूरी दुनिया जिस प्रकार से निवेश कर रही है भारत में, वो दर्शाते हैं दुनिया भारत में आके काम करना चाहती। हाँ, अगर कोई गलत काम करता है और फिर देश से भागता है तो उनके लिए भी हम भगोड़ों के लिए भी कानून लाए कि भगोड़ों को भी कैसे वापस आया जाए। लेकिन अगर कोई आदमी मौके ढूंढ रहा है, अवसर ढूंढ रहा है, तो मेरा मानना है आज भारत से बेहतर अवसर दुनिया के कोई कोने में नहीं मिलेगा। इंडिया इज द डेस्टिनेशन। और मैं तो लगातार इस विषय में देश और विदेश में
भारत के उद्योग और विश्व में इस चर्चा में लगा रहता हूं। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया के निवेशक भारत में आना चाहते हैं। यही तो कारण है कि 7 वर्षों तक लगातार हर वर्ष पिछले रिकॉर्ड तोड़ के अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, जिसके कारण अध्यक्ष जी जो कमजोर विदेश मुद्रा की स्थिति से मैंने शुरू किया था 2013 की, जिसके कारण देश को फ्रैजाइल 5 और एक कमजोर अर्थव्यवस्था करार कर दिया गया था, आज हमारे पास $630 बिलियन से अधिक, और $630 बिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है, बड़ा अमाउंट होता है सर। भारत का कभी भी ट्रेड डेफिसिट गुड्स और सर्विसेज मिला लें और उसके साथ एफडीआई और रेमिटेंसेस जोड़े तो हमें 70-80 बिलियन से ज्यादा की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। कोविड जैसे गंभीर समय में भी हमें कभी विदेशी मुद्रा की तंगी नहीं आई, ना निवेश की तंगी आई, क्योंकि आज विश्व को भारत में एक मजबूत और विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दिखती है। विश्व को और निवेशकों को आज 135 करोड़ लोगों की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत दिखती है। उनकी आशाएं, अपेक्षाएं एक अच्छा जीवन की, जिस प्रकार से आज लोगों में एक डिमांड थ्रस्ट है, लोग नई नई चीज चाहते हैं। जैसे कि 3 करोड़ से अधिक लोगों को जब हमने घर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो उस घर में वो मशीन भी लगाना चाहते हैं, एयर कंडीशनर भी लगाना चाहते हैं, फ्रिज भी लगाना चाहते हैं। तो हम पीएलआई स्कीम के माध्यम से एसी यहां पे बने, एलईडी लाइट यहां पे बने, तो एक जिसको कहते हैं चारों तरफ से प्लानिंग जब करते हैं तो प्लानिंग ऐसी होती है कि निवेश भी आए भारत में, उद्योग भी भारत में लगे, भारत की डिमांड भी मीट करे और विश्व में भी भारत की आन बान और शान को बढ़ाए। और इसके माध्यम से हमारे युवा युवतियों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागता है हमारा युवा, वो जॉब क्रिएटर बनते हैं, जॉब सीकर नहीं। आज लाखों करोड़ों लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नए नए रोजगार के अवसर मिलते हैं। मैं आईटीपीओ का सर प्रोजेक्ट प्रगति मैदान का रिहैबिलिटेशन, उसको अति आधुनिक विश्व स्तरीय बना रहे हैं। सर हमें आदमी नहीं मिलते हैं, कारीगर नहीं मिलते हैं, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की वजह से रोज काम में तकलीफ आती है। आज लोगों के पास अवसर है, लोगों के पास कमाई के अलग अलग तरीके हैं, और इसी के वजह से आज देश तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक कहा गया कि नेचुरल रबर के जो रेट्स हैं इंपोर्ट ड्यूटी के, वो आप क्यों नहीं बढ़ाते? आपको जान के हैरानी होगी कि भारत डब्ल्यूटीओ में जब हमने हस्ताक्षर किए, ज्वाइन किया, तब हमने अलग अलग वस्तुओं पे बाउंड रेट्स एक्सेप्ट किए। अब नेचुरल रबर पे भी एक बाउंड रेट है डब्ल्यूटीओ में, और वो तब तो हमारी तो सरकार नहीं थी, मोदी जी की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार नहीं थी। 1 जनवरी 1995 1995 किसकी सरकार थी अध्यक्ष जी? जिसने भारत के हाथ बांध दिए, जिससे भारत में अगर हमें जरूरत पड़े कि नेचुरल रबर पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़े, जैसे कुछ माननीय सांसदों ने डिमांड की, तो ये बाउंड रेट्स किसने इस देश में लाए? 1995 में लाए। एक जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी माननीय सदस्यों ने बात की, अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भारत ने बहुत तेज वृद्धि की है। कोविड के बावजूद हमारे किसानों ने उत्पादन भी बढ़ाया और निर्यात भी बढ़ाया। जैसा मैंने कहा, 50 बिलियन का निर्यात अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 3,75,000 करोड़ एक ही वर्ष, और यह आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब हम गुणवत्ता पे ज्यादा ध्यान देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का महीना पहले जब फोन आया कि गेहूं के बड़े अवसर है दुनिया में, कैसे बढ़ा रहे हो, तो मैंने
बताना शुरू किया ये बोलते बट सबसे जरूरी बात तो तुमने देखी नहीं। मैं भी चौंक गया। उन्होंने कहा गुणवत्ता, क्वालिटी। जो भी गेहूं भारत से जाए वो ऐसी क्वालिटी की हो कि परमानेंट हमारे किसानों को एक मार्केट मिल जाए और विश्व में जो लोगों का स्वाद है वो भारत की गेहूं का स्वाद बन जाए। इसी प्रकार से चावल, चाहे बासमती हो या नॉन बासमती, आज पूरे विश्व में किधर चले जाओ तो प्रीमियम पे मिलता है भारत का चावल, प्रीमियम पे। ऐसे हमें, और इसके लिए एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, चाहे वो फूड स्टैंडर्ड्स हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स हो। क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, ये दो विषयों के ऊपर ये सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है कि हमें भारत को एक ऐसा दर्जा दिलाना है विश्व में कि भारत का बना हुआ माल आप आंख बंद करके बोल सकते हो ये अच्छा माल है। भारत की ब्रांड विश्व में प्रसिद्ध हो, भारत की क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो। और इसी दिशा में एक प्रकार से एक पहला पड़ाव इस वर्ष 400 बिलियन यानी 30 लाख से अधिक निर्यात होने से ऐतिहासिक जो उपलब्धि देशवासियों की हुई है, इसको सही माने में मैं समझता था कि शायद ये सदन जब चर्चा हो रही है इसके बारे में खुद को शाबाशी दे, चाहे विपक्ष हो, सत्तारूढ़ पार्टी हो, सवाल नहीं है। इसमें हम सब एक प्रकार से स्टेक होल्डर्स हैं। जो चीजें अच्छी होती हैं उसमें राजनीति क्यों करनी? उसमें तो हम सब मिलके हमारे किसानों को, हमारे एमएसएमई उद्यमियों को, हमारे छोटे बड़े उद्योगपतियों को, हमारे जो स्टार्टअप्स में काम करते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, चाहे सॉफ्टवेयर हो, आईटी हो, बीपीओ, इन सबको हम क्यों नहीं शाबाशी दें? क्यों नहीं ये पूरा सदन मिलके थपथपाए अपने टेबल को और देश में एक संदेश दे कि बिना भेदभाव के कोई भी राजनीतिक दल हो, हम सब गर्व करते हैं हमारे निर्यातकों पे। उनका भी उत्साह बढ़ेगा, उनको भी भविष्य में और ताकत आएगी। वो भी हिम्मत से हम सबके पास आएंगे कि भाई कुछ दिक्कत होती है तो कोई भी हमारा माननीय सांसद उसको लेके आ सकते हैं। तो मैं समझता हूं अब समय आया है कि जिस प्रकार से विश्व देश की तरफ उत्साह और पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं, हम भी थोड़ा एक ओपन माइंड से अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व करें, अपने देश की तेज गति से जो बढ़त हो रही है उस पर गर्व करें। जो भी क्षेत्र भारत में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं राजनीति से उठकर हम सभी ने, पूरे सदन ने इसकी प्रशंसा, जिससे देश में एक उत्साह बढ़े और इसका उत्साह का लाभ राज्यों को भी मिलेगा। उससे जीएसटी कलेक्शन जो ऑलरेडी महीने के बाद महीने रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ेगा। लोगों को अच्छा सामान, अच्छी गुणवत्ता का सस्ते दाम पे मिलेगा। हर प्रकार से ये हर देशवासी का सपना पूरा करने के एक माध्यम है। मैं समझता हूं नेशन फर्स्ट, हमारा देश पहले, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, इस सोच के साथ हम सब अगर जुड़ते हैं तो ये देश और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इस अटल विश्वास के साथ हम अपने काम में निरंतर लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।